नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा। स्वागत है आपका मचान पर। मचान के इस चुनावी सफर में आज हम मौजूद हैं मिनी मॉस्को कहे जाने वाले यानी कि वामपंथ का गढ़ कहा जाने वाला शहर बेगूसराय में। यहाँ पे 3 नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा है, जिसमें एक जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार हैं, गिरिराज सिंह हैं और फिर महागठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन हैं। लेकिन इन 3 उम्मीदवारों के अलावा भी यहाँ पे 8 उम्मीदवार और हैं। उनके पास भी विजन होता है, उनके पास भी बहुत कुछ होता है इस चुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन कोई एक बड़े गठबंधन का या कोई बड़ी दल का उनके पास समर्थन नहीं होता है, जिस कारण से उनका नाम आपके सामने नहीं आ पाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं गौरव सिंह, जिनके बारे में मचान ने आपको सबसे पहले बताया था कि ये बेगूसराय से ताल ठोकने जा रहे हैं। इन्होंने BHU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और नलसार से पढ़ाई की है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के बाद वो यहाँ पे अब राजनीति में उतरने वाले हैं। तो आइए हम उनसे आज विशेष बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। यहाँ पे अब जब राजनीति, अब तो नॉमिनेशन भी हो गया है, नाम भी आ चुका है। महागठबंधन से जो उम्मीदवार हैं वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उन्हें पिछड़ों का वोट मिलेगा, उन्हें मुसलमानों का वोट मिलेगा। गिरिराज सिंह सोच रहे हैं कि उन्हें भूमियारों का वोट मिलेगा, बीजेपी का कैडर वोट मिलेगा, एनडीए का कैडर वोट मिलेगा। और वहीं पे कन्हैया सोच रहे हैं कि उन्हें दोनों में से आधा आधा मिलेगा। तो अब जब ये सारा वोट बैंक इन्होंने आपस में एक बांट लिया है कि किस तरह से कैसे कैसे चीज़ें तोड़नी है, तो इसमें गौरव सिंह क्या सोच रहे हैं? देखिए ऋषिकेश जी, मतदाता को मैं वोट बैंक के रूप में नहीं देखता। मेरा मानना है कि चुनावी राजनीति में हर उम्मीदवार जनता के बीच एक संदेश लेकर आता है, और मैं भी अन्य उम्मीदवारों की तरह जनता के बीच एक संदेश लेकर आया हूं। अपनी उम्मीदवारी के माध्यम से अपना एक विजन लेकर आया हूं कि क्षेत्र के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्षेत्र के विकास के लिए मैं क्या कर पाऊंगा, और इन उम्मीदवारों से मैं किस तरह से बेहतर हूं और किस तरह से मैं विकास को और अधिक प्रभावी रूप से लागू कर सकता हूं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचूं, अधिक से अधिक लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल रहूं, और मुझे विश्वास है और लोग मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं हर क्षेत्र में। तो मेरा नहीं मानना है कि कोई किसी का वोट बैंक है। मतदाता अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं आखिरी दिन तक, और मेरा विश्वास है कि लोग मेरे संदेश को समझेंगे और मेरे ऊपर विश्वास जताएंगे। जब आप ये संदेश देने के लिए जब निकले हैं, तो अब चूंकि आपका नाम उस तरह से चर्चा में नहीं है, ये इस चीज़ को आप ईमानदारी से स्वीकारते हैं, तो क्या आपका जो वोट बैंक है वो एक स्लीपर सेल की तरह नीचे से काम कर रहा है, या फिर जब आप निकल रहे हैं तो लोग आपका वोट कटवा भी कह रहे हैं? देखिए, पहली बात, मैं वोट बैंक वाले शब्द से मुझे परहेज है। मैं किसी को, मैंने पहले भी कहा, मैंने ये कहा कि क्या आपको जो वोट मिलने वाला है वो नीचे से काम कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहा हूँ, और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ, मुझे एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो युवा हो, पढ़ा लिखा हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जिसमें काम करने की क्षमता हो, और लोगों का मुझे बढ़िया समर्थन मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मैं मजबूती से अपनी उम्मीदवारी लोगों के बीच रख रहा हूं, और लोगों का मुझे अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा है। और 29 तारीख तक आप देखेंगे कि बाकी उम्मीदवारों से काफ़ी आगे हमारी भागीदारी रहेगी, हमारी उम्मीदवारी रहेगी, और लोगों को इसका निश्चित रूप से पता है। आप, जैसा मुझे जानकारी है कि आप निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं, कोई एक नई पार्टी है जो यहाँ पे पहली बार चुनाव में बिहार में उतर रही है, तो उस पार्टी के बारे में आप बताइए। देखिए, मैं भारतीय, और एक सवाल इसमें मैं जोड़ूंगा, क्योंकि इस देश में भी, बिहार में भी कहा जाता है कि पहला चुनाव आदमी नाम बनाने के लिए लड़ता है, दूसरा चुनाव आदमी हारने के लिए लड़ता है, और तीसरे चुनाव में आदमी जीतने की संभावना देखता है। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? आप तो पहले चुनाव में उतर रहे हैं, आप युवा भी हैं। काफ़ी लंबा सवाल है। पहले मैं बता दूं, मैं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं, और हमारी पार्टी 23 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। 408 टिकटों पर, 408 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जहां तक ये वाली बात का सवाल है कि पहला, तो मैं, देखिए, ना कोई मैं नाम कमाने के लिए इस राजनीति में आया हूँ, ना मेरा मकसद हारना या जीतना। इन चीज़ों से परे मैंने जहाँ तक बताया कि मैं चिंतित हूँ युवाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर। सामान्य परिवार से आने वाला लड़का चुनाव में भागीदारी कर नहीं पा रहा है, धनबल की कमी के कारण, या राजनीतिक विरासत जो युवा राजनीति पर एक ग्रहण की तरह बैठा हुआ है।
तो ये चिंता की वजह। और मेरा मानना है कि मेरी उम्मीदवारी एक तरह से मेरी जीत है, लोगों के बीच एक संदेश देने का कि हाँ, एक सामान्य परिवार से आने वाला लड़का चुनाव लड़ सकता है। अब यह लोगों पर निर्भर करता है कि वो मेरे संदेश को कितना समझ पाते हैं, मुझे कितना आगे तक ले जाते हैं। तो हार जीत ज़्यादा मायने नहीं रखती है मेरे लिए, और नाम बनाने के लिए तो मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। अब जब आप चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे हैं, जब यहाँ पे मैंने बेगूसराय में देखा तो कन्हैया के साथ एक बड़ी भीड़ थी, तनवीर हसन के साथ एक बड़ी भीड़ थी, गिरिराज सिंह के पीछे एक बड़ी भीड़ थी, लोग भगवा गमछा पहने घूम रहे थे, उनके पीछे गिरिराज सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो आप कितनी भीड़ लेकर चल रहे हैं, और जब आप कैंपेनिंग में गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, तो आपके साथ छोटी ही भीड़ जाती होगी, तो उसको देख के क्या प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के वोटर्स पे, जिनसे आप पहली बार मिल रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप कभी गए नहीं है, जिस विधानसभा क्षेत्र में पूरा बेगूसराय तो खैर हर किसी ने नहीं घूमा होगा। अब जहाँ तक भीड़ वाली बात है, 2015 के विधानसभा चुनाव में एक पार्टी की रैली में यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ जुटी थी, ऐतिहासिक भीड़। किस पार्टी की रैली में? अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में काफ़ी भीड़ जुटी थी, और लोगों को लग रहा था कि एनडीए यहाँ पे क्लीन स्वीप करेगी। और आपको जैसा कि पता है कि सातों की सातों सीट पर जो है कि बीजेपी और एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा। तो मैं इस तरह की चीज़ों में भरोसा नहीं करता कि किसके पास कितनी भीड़ है। मुझे लोकतंत्र में भरोसा है, मुझे बेगूसराय के लोगों पर भरोसा है, उनकी राजनीतिक समझ पर भरोसा है कि वो भीड़ को देखकर एक परंपरागत भीड़ वाली राजनीति जो है उस पर वो भरोसा नहीं करके, जो एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, एक सरलता के माध्यम से, एक साधारण माध्यम से अधिक लोगों तक सीधे पहुंचकर एक नई राजनीति की जो शुरुआत की जा रही है उस पर वो भरोसा जताएंगे। और मैं सही बताऊं तो एक उम्मीदवार के रूप में मुझे अधिक भीड़ लेकर चलना पसंद भी नहीं है। आप इसे मेरी कमजोरी ना माने कि मेरे साथ भीड़ नहीं चले, मुझे पसंद भी नहीं है। कम लोगों के साथ चलने से होता क्या, मैं अधिक से अधिक लोगों से सीधा इंटरेक्ट कर पाता हूं, उन्हें मैं अपनी बात अच्छी तरीके से समझा पाता हूं, और वो फिर आगे वो व्यक्ति मेरा संदेश आगे लोगों तक ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक चेन चल रहा है ये ज़्यादा बढ़िया है, इसके बनिस्बत कि मैं एक लंबी भीड़ लेके चलूँ, दो लोगों से मिलूँ, हाथ हिलाते आगे बढ़ जाऊँ। इससे अच्छा है कि आप लोगों तक पहुँचे, कम लोगों के साथ चलो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उन्हें अपनी बात समझाएं और आगे वो आपकी बात समझाएं। लोकतंत्र में ये तरीका मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। बेगूसराय की राजनीति में जनता के बीच जो चीज़ अभी चल रही है वो ये है कि वो युवा विकल्प की ओर आगे बढ़े। तो इसमें जो मीडिया है वो जिस तरह से कन्हैया को हाईलाइट कर रही है, जाहिर सी बात है वो एक टीआरपी मटेरियल भी है, इसलिए भी हाईलाइट कर रही है। और कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि बीहट का जो रास्ता है वो सीधे एकदम नाक के सीधे चले जाना है, बीहट पहुंच जाएंगे, वहाँ पे कोई कुत्ता भी नहीं रहता, तो आप हमसे आसानी से मिल सकते हैं। तो उनका जो भाषा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? आप भी युवा विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं, आप भी उतने ही शिक्षित हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। क्या आपका भी घर कहीं नाक के सीधे है? क्या आप भी उतनी आसानी से मिल सकते हैं? जब आप कहीं अगर जनसभा करेंगे तो फिर किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, एक प्रतिनिधि के रूप में जहाँ तक मिलने का सवाल है तो मेरे पास इसके लिए योजनाएं हैं कि कैसे लोग मुझसे अधिक से अधिक कनेक्ट हो सकें। और एक उम्मीदवार के रूप में मैं बता दूं कि बेगूसराय में जो एक पब्लिसिटी की बात कही जा रही है, तो नकारात्मक चीज़ों के आधार पे एक पब्लिसिटी हासिल करना चुनाव में जीत की कोई गारंटी नहीं होती। मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र में, पूरे बेगूसराय में लोग उन्हें जान रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि उनको जान किस लिए रहे हैं। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर किसान मजदूर सब मतलब आप इस ओर इंगित कर रहे हैं कि कन्हैया पे जो आरोप लगे, कन्हैया पर जो राष्ट्रद्रोह का जो केस चल रहा है, हाँ, केस जो चल रहा है वो सही था उन पे? आपको लगता है कि वो चीज़ें सही थी और बेगूसराय की आबो हवा में भी ये बात घुसी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से अब आपको जैसा पता है कि मैं अब क्षेत्र में जाता हूँ, लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं, और जहाँ तक सही गलत की बात न्यायपालिका के अधीन ये है, न्यायपालिका इस पे फैसला करेगी। और जहाँ हाँ, एक उम्मीदवार के रूप में बेगूसराय की जनता जरूर फैसला करेगी, क्योंकि एक यक्ष प्रश्न है कि जिस व्यक्ति पर देशद्रोह का केस चल रहा हो वह व्यक्ति जनता के बीच अपनी उम्मीदवारी लेकर आता है, तो क्या बेगूसराय की जनता तैयार है कि कल उसके सांसद के ऊपर देशद्रोह का जो है कि मुकदमा सिद्ध होगा और उसे एक देशद्रोही के रूप में सजा भी मिल सकती है? तो मैं बेगूसराय के लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वो तैयार हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि केस चल रहा है और न्यायपालिका जो है कि अपना निर्णय
किसी भी तरफ सुना सकते हैं, उन्हें मुक्त भी किया जा सकता है और सजा भी मिल सकती है। तो कल क्या बेगूसराय की जनता इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो बेगूसराय के सांसद को एक देशद्रोही करार दिया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ के लोगों के सामने। बेगूसराय के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दों को लेकर अब जा रहे हैं? क्योंकि मीडिया के लाइमलाइट में वो चीज़ें भूल गई है। पत्रकार भी जो आ रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। कोई इनके घर जा रहे हैं, कोई उनके घर जा रहे हैं, कोई उनसे बयान ले रहे हैं, कोई उनसे बयान ले रहे हैं। तो इस बीच में यहाँ के स्थानीय मुद्दों को आपने किस तरह से देखा? बहुत दुख की बात है कि जो मुद्दे मुख्य रूप से चुनाव में उठाए जाने थे वो बेगूसराय में गौण हैं। हमें उन चीज़ों पर फोकस करना होगा जो हमारे बेगूसराय के लोगों के अगले 5 साल के जीवन को प्रभावित करने वाले हों। चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो। आप देख सकते हैं कि सड़क हर 4-5 किलोमीटर पे टूटा फूटा मिलेगा आपको, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर से थोड़ा दूर के जो क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह की स्थिति रहती है। उसके अलावा आप बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। आप बेगूसराय या बिहार में खासकर आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय युवक मजबूर होकर रोजगार की कमी के कारण बाहर दूर के राज्यों में, दूर के देशों में काम करने के लिए जाते हैं। तो ये मुद्दे बड़े हैं जिनको हमें उठाना चाहिए, ना कि कन्हैया कुमार का मुद्दा, गिरिराज सिंह का मुद्दा कि या इनकी जो विवादित छवि है इनके ऊपर हम चुनाव लड़ें। हमें चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए। जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता है, स्वास्थ्य की जो पूरे जिले के अंदर स्थिति है, इन चीज़ों पर अगर हम चुनाव लड़ें तो ये हमारे राज्य के लिए, जिले के लिए, देश के लिए बेहतर होगा कि मुद्दों की राजनीति हो, ना कि विवाद की राजनीति हो, छीटाकशी की राजनीति हो। अंतिम सवाल कि आप कैसे सारे चीज़ों को अब देख रहे हैं, चुनाव में अपना क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्या नतीजे आपको आज से नज़र आ रहा है, क्या समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, एक उम्मीदवार के रूप में मैं अपनी स्पष्ट जीत देख रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का समर्थन लोग मुझे दे रहे हैं, जिस तरह का प्यार मुझे हर क्षेत्र में मिल रहा है और जो लोग मुझे एक उम्मीदवार के रूप में जिस तरह से भरोसा दिला रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि रामदिरी ही नहीं बेगूसराय के लोगों को 23 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। 29 की शाम को वो हमारी जीत की घोषणा कर देंगे। चलिए, आपको जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव कुमार, जो कि इस संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, संसदीय उम्मीदवार हैं। बेगूसराय सबसे हॉट सीट है, मीडिया की नज़र है इस पे, लेकिन इस बीच में एक ऐसा चेहरा जो कि न तो वो उन बड़े बड़े पार्टियों से आता है, न उतना बड़ा चेहरा के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये विश्वास है कि ये इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय जनता और वोटर्स के बीच में यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। अब मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की प्रोफाइल को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं जो कि अपनी विवादित छवि के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने अपने चुनाव परिणाम के बारे में भी कहा है कि वोटिंग की शाम को ही अपने चुनाव परिणाम को घोषित कर देंगे और इन्हें विश्वास है कि जब भी यहाँ पे जिस दिन काउंटिंग होगी उससे पहले ही ये जीत दर्ज कर सकेंगे। तो कैमरा पर्सन सोमू आनंद के साथ मैं ऋषिकेश शर्मा, मचान।